हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मरुधर्री कलम पे। तो बात करते हैं हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक और पेपर, अपने हाथ से बनाया हुआ पेपर। आशा करते हैं कि इसी में से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप भी जाएं, और जो मॉडल है वो उसी के आधार पर है। हिंदी का पेपर है कक्षा 10th का, जिसमें 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक एक प्रश्न हम सोल्व करते चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाला अव्यय कहलाता है। कौन सा अव्यय है जिसमें घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, ग्लानि जैसे भाव प्रकट होते हैं? तो आप सबको पता है, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। दूसरा प्रश्न है, किस उपसर्ग में वि उपसर्ग नहीं है? वि उपसर्ग नहीं है। अब देखने को सब में लग रहा है कि वि उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग का मतलब एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए उपसर्ग और जो मूल शब्द है उसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: विद्या, विकट, विगत, विदग्ध और विषम। तो इसमें आप सबको पता है, विद्या शब्द एक ऐसा है जिसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग अगर करें तो इसमें कोई सार्थक अर्थ देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब विद्या शब्द में उपसर्ग नहीं है। तीसरा प्रश्न है, गंतोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? पाठ पढ़ा आपने, जिसमें पूरी यात्रा के बाद वह जब रात को विश्राम के लिए रुके थे, सुबह उठते ही वह बालकनी की तरफ गई थी। वहाँ पे आपको पता है किस मतलब क्षेत्र के पास थे, वो कंचनजंगा के पास थे, तो उसी को देखने के लिए वह बालकनी की तरफ दौड़ी। चौथा क्वेश्चन है, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? सभ्यता और संस्कृति जो पाठ पढ़ा था आप में, उसमें लेनिन एक ऐसा संस्कृति व्यक्ति था जो दूसरों के दुख को समझने वाला था। डबल रोटी के सूखे टुकड़े भी वो स्वयं न खाकर के दूसरों को खिलाता था। 5वां प्रश्न है, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? सबको पता है, संवेदना और कल्पना के सहारे करती है। निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? यशपाल के द्वारा रचित नहीं है ऐसा कौन सा उपन्यास है इसमें? झूठा सच बिल्कुल है, दिव्या ये भी है, गोदान आपको याद आता होगा, गोदान, प्रेम रंग, रंगभूमि, ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद के। तो इसमें गोदान यशपाल का नहीं है, बाकी तीनों यशपाल के हैं। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, लेखिका मधु कांकरिया ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? गैंगटॉक, जहाँ पर लोग मेहनत करके बादशाहों की तरह रहते हैं, इसलिए मेहनत का बादशाहों का शहर गैंगटॉक को कहा है लेखिका ने। आगे है प्रश्न 8वां, हमारे हारिल की लकड़ी में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हारिल जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हरि भगवान के लिए हुआ है, और हारिल एक पक्षी होता है। तो इसमें ऑप्शन अपने वह है पक्षी, तो पक्षी के लिए। कई बार ऐसा होता है जिसमें इसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो कई बार बिना सोचे समझे हम ये सोचते हैं कि लगभग क्वेश्चनों में उपयुक्त सभी उत्तर आता है, तो बिना सोचे समझे बच्चों नहीं करना है। सभी ऑप्शनों को पढ़ करके प्रश्न को समझ करके आपको उत्तर देना है। 9वां है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तुलसीदास वाला पाठ पढ़ा था, 2 नंबर पाठ, उसमें सूरवीर और वीरता के संबंध में जो बताया गया है, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि वीर वो नहीं होते जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, वीर वो होते हैं जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएं। तो सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाएंगे? युद्ध में दिखाएंगे। ऑप्शन बे होगा। 10वां है, कवि के जीवन में सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताना है, जयशंकर प्रसाद की। तो कवि जयशंकर प्रसाद कहता है कि मेरे दुख और दर्द और जो अभाव है वो बिल्कुल अब कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, अर्थात मौन है। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? फसल कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उसमें किन लोगों पर प्रकाश डाला गया, किन लोगों के बारे में बताया गया है?
कभी खुद के बारे में नहीं बता रहा, पक्षियों के बारे में भी नहीं बताया गया है, किसानों के बारे में फसल की बातें कही गई है। और वस्तुनिष्ठ लास्ट पर्सन है, मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देने पर संगीतकार सहयोग देते हैं। सुरीली अगर आवाज़ हो तो बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊंची आवाज़ हो तो भी संगीतकार कोई इतना मतलब ज़रूरी नहीं समझता उसको सहयोग देने के लिए। मधुर आवाज़ हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन टूटती बिखरती जब आवाज़ दिखाई दे जाए संगीतकार को तो संगीतकार उसको ज़रूर बल देता है, उनकी सहायता करता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद 6 क्वेश्चन आएंगे आपके व्याकरण के, जो रिक्त स्थान के रूप में आएंगे। पहला प्रश्न है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के या तो अंत में या पहले में, वो आपके पढ़ने पे आधारित है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। लेकिन वाक्य को पढ़ करके आपको इसमें रिक्त स्थान में जो शब्द आने वाला वो पढ़ना है। अब देखो, इसमें वाक्य में रिक्त स्थान के जस्ट बाद में दे रखा है, तो अगर आप पहले में लिखेंगे तो वाक्य मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पे शब्द आरंभ में या प्रारंभ में, ये दो शब्दों में से कोई एक शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास के पद समान रूप से प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास के खालिस्तान पद। अब द्वंद्व समास के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पद कितने होते हैं। समास में 2 पद होते हैं। और कौन से समास में 2 पद समान है, एक पद प्रधान है, उत्तर पद है या वो पूर्व पद है। लेकिन द्वंद्व समास में आप सबको पता है कि दोनों पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, तो इसमें पूर्व पद माता हो गया, उत्तर पद पिता है, तो दोनों पद समान रूप से प्रधान है। तीसरा रिक्त स्थान है सर्वनाम। खालिस्तान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब सर्वनाम आपको सबको पता है किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। चौथा रिक्त स्थान है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ किनको जोड़ने से विशेषण बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि शब्द, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द जो भी हैं उनके अंत में क्या जुड़ता है, उपसर्ग तो जुड़ता नहीं है। उपसर्ग तो पहले जुड़ता है, अंत में क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ प्रत्यय को जोड़ करके विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। पांचवा है, जिस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ऐसी कौन सी क्रिया है जो द्विकर्मक कहलाती है, उसमें क्या विशेष होते हैं? आप सबको पता है कि उसमें 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। 2 कर्म प्रयुक्त हो जिस क्रिया में, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। छठा है खालिस्तान, विशेषण भी अविकारी शब्द का एक मुख्य भाग है। अब आपको पता है विशेषण जो है वो तो विकारी शब्द है, जबकि अविकारी शब्द कौन सा है, क्रिया विशेषण है। तो जो खालिस्तान दिया हुआ है वहाँ पे शब्द क्रिया आने वाला है। क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द का एक मुख्य भाग है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वो आएगा आपका अपठित गद्यांश। उसको आप अच्छे से ढंग से 2 या 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे। जो शीर्षक है उस शीर्षक का विशेष ध्यान रखना है। शीर्षक आपको जब समझ में आएगा जब आप पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ेंगे। जल्दीबाजी करनी नहीं है बिल्कुल भी। एक बार पढ़ करके अगर शीर्षक आप लिखना चाहोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज भी रहेंगे और गलत भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों 2 या 3 बार आपको गद्यांश पढ़ना होगा और उसके बाद उसका शीर्षक लिखेंगे। बाकी गद्यांश में से और जो बाकी क्वेश्चन हैं उनके उत्तर लिखने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, भावार्थ के रूप में समझना है और उसके बाद ही उनके उत्तर सही से लिख पाओगे। भावार्थ के रूप में आप आराम से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से भावार्थों को अगर समझा है, पढ़ा है, तो इनमें कोई इतने भी अपठित नहीं आते। लगभग आपके पढ़े हुए हैं, हो सकता है पिछली कक्षाओं में आपने पढ़े हों। तो इनमें जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन भावार्थ समझ करके पद्यांश के क्वेश्चनों का उत्तर देंगे। आगे खंड ब शुरू हो जाता है। खंड ब शुरू में 5वां क्वेश्चन, 4 तक तो ये चलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर रिक्त स्थान, फिर एक गद्यांश और एक पद्यांश। 5वां प्रश्न आएगा आपकी किताब से 2-2 नंबर के जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है।
जैसे इसमें दिया हुआ है, आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने आत्मकथा न लिखने के चक्कर में और क्या क्या उदाहरण बताए थे कि मैं इसलिए आत्मकथन नहीं लिखना चाहता, उन बिंबों को लिखना है। जैसे मधुप गुनगुना कर कह जाता है, कौन अपनी ये कहानी, इसके बारे में कहा था। कितनी आज वो झड़ कर गिर रही हैं, सूख कर गिर रही हैं पत्तियाँ, और अपनी पत्नी की जो याद है उनके बारे में बताया था। तो वो बिंब है। बिंबों का मतलब यहाँ प्रश्न में बिंब का उपयोग हुआ है उदाहरण के रूप में, जबकि एग्जामिनर उदाहरण न दे करके बिंब लिख सकता है। और बिंबों को लिखने से आपको ये कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि बिंब आप कहोगे तत्सम तद्भव उसका अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, वो गलत हो जाएगा। मजहब के प्रति छठा प्रश्न है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करती हैं। पाठ को आपने पढ़ा था और उसमें आपको ये भी पता है कि जब बिस्मिल्लाह खान जब बाहर जाते थे तब विश्वनाथ और जो बालाजी का मंदिर था वहाँ पर काशी में, उनके प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे। तो खाने के रूप में आपने ये पढ़ा था कि जब वो बाहर जाते तब उस मंदिर की तरफ मुँह करके और अपनी शहनाई का प्याला घुमा दिया करते थे। प्याला घुमाना अर्थात उस शहनाई को बजाया करते थे। इस प्रकार वो विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते थे। सातवां प्रश्न होगा, बाल गोविंद भक्त किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। जो गरीब हो, असहाय हो, बीमार हो, ऐसे व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। वो चाहते थे कि इनको मतलब स्नेह के जो असली हकदार हैं वो ऐसे लोग होते हैं। आठवां प्रश्न है, कवि की आँख किस से नहीं हट रही है और क्यों। अब इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज होगा, ऐसे होगा कि एक दंतुरित मुस्कान जो नागार्जुन की कविता है और एक जो कविता है फाल्गुन, उसमें और इसमें कन्फ्यूजिंग ये होगी कि कुछ बच्चे लिखेंगे कि कवि की आंखें बच्चे की दंतुरित मुस्कान से नहीं हट पा रही हैं, जबकि ये साफ साफ आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कवि की आंखें फाल्गुन की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। फाल्गुन महीने में जो वातावरण मदमस्त वातावरण होता है उससे नहीं हट पा रही है। नौवां प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। पीछे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि वहाँ के लोग मेहनत करके और बादशाहों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर गंतोक को कहा गया है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना, और वाक्य में प्रयोग आप कैसे भी लिख सकते हैं जिसमें आग बबूला होना। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि राम ने श्याम की किताब चुराई तो श्याम को अत्यधिक क्रोध आ गया, ये गलत हो गया। आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ और मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो अत्यधिक क्रोध किया, ये तो आप क्या कर दोगे, मतलब अर्थ का प्रयोग कर दिया। आपको प्रयोग करना है मुहावरे का। मुहावरा क्या, आग बबूला होना। तो राम ने श्याम की किताब चुराई तो श्याम आग बबूला हो गया, ऐसे सही होगा। 11वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है। इस पाठ में कैसे जीवन मूल्यों को अपनाना है, हमें क्या संकेत दिया गया है। तो राम के अनुसार लिखेंगे तो राम में कौन कौन से गुण थे वो अपन को अपनाने, लक्ष्मण में कौन कौन से गुण थे वो हमें नहीं अपनाने, परशुराम में कौन कौन से गुण थे वो हमें नहीं अपनाने, वो लिखना है सब। उसके बाद शुरू होता है खंड 6, जिसमें आएगा पठित गद्यांश। अपने जो किताब की जो पाठ्य पुस्तक में स्थित जो भी पाठ है, व्यंग्य या यात्रा वृत्तांत या निबंध, उनमें से कुछ अंश दिया हुआ आएगा और उसी के उत्तर लिखने। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अथवा में और आएगा, 2 ऑप्शन आएंगे इसमें। फिर 13वां प्रश्न आएगा, अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। पद्यांश जो भी आपकी मतलब पद्य भाग है, 6 कविताएं हैं, उन 6 में से आएगा। तो इन सब का आपको भावार्थ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होना चाहिए, आसानी से आप इनके उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद 14 नंबर ये प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न मतलब लगभग 3 नंबर के प्रश्न आए। नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईसी होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर लिखिए। जो लखनवी अंदाज व्यंग्य लिखा हुआ है उसके आधार पर ये लिखना है कि नवाब साहब
और अपनी खानदानी होने का भाव प्रकट, मतलब लोगों के सामने जब लेखक आकर के वहाँ बैठा था, तब उन्होंने कैसे प्रकट किया, उस लेखक को कैसे दिखाया कि मैं रईस हूँ, वो लिखना है। सबसे पहले सीट पे बैठा था, कीड़ों को धोया था, तौलिए को बिछाया था, उस पर रखा था, फिर बारीकी से उनको फांकों को काटा था, उसमें नमक से वो मिर्च बुरकाया था, फिर रसा स्वादन किया था, मुंह के पास ले गया था और खिड़की से बाहर फेंक दिया था। लेखक को भी 1-2 बार पूछा था उन्होंने, तब उन्होंने इस प्रकार अपने खानदानी रईसी होने का भाव प्रकट किया था। अथवा में भी आएगा क्वेश्चन एक बड़ा, बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा गया है? उनकी वेशभूषा के आधार पर उनका जो जैसे जीवन यापन था, खेतों में काम करना, मंदिरों पे जाना, और कबीर जी जैसे संतों का अनुसरण करने से वो साधु के रूप में लगते थे। आगे 15वां क्वेश्चन आएगा, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। वही फाल्गुन महीने की सुंदरता का वर्णन करना है। अथवा में आएगा, फसल कविता में निहित मूल भाव को व्यक्त करनी है। फसल कविता किसके निहित कही गई है और किसे क्या संदेश दिया गया है। फसल की महिमा, जो किसानों के हाथों की गरिमा और महिमा है, उसको बताया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने अलग अलग हाथों की महिमा और उनका जो श्रम है, उनके महत्व को बताया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नात्मक क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का। कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय संक्षेप में। अब इनमें ये निश्चित है कि अथवा में आएगा, और अथवा में एक तो आएगा कवि का और दूसरा आएगा लेखक का। तो चाहो तो आप 6 कवि जो हैं उनमें से किसी उन 6 कवियों का याद कर लो, और चाहो तो आप जो लेखक हैं उन लेखकों को याद कर लो। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप कवि का याद करो जीवन परिचय, और अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ ले कि यशपाल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश हो वहाँ तक कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय याद करें। 17 नंबर क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? अनुभूति और अनुभव जो पाठ दिया हुआ है आगे के अनुसार लिखना है। इसके भी अथवा में ही होगा। लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? जब लेखिका अपने गाइड के साथ जितेन के साथ घूमने गई थी, तब उन्होंने पूछा था एक घूमते हुए चक्र को देख करके कि जितेन ये क्या है? तो उन्होंने कहा था कि ये धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब लेखिका ने सोचा कि अंधविश्वास मतलब भारत के हर कोने कोने में आज भी फैला हुआ है। वैज्ञानिक युग होने के बावजूद भी अंधविश्वास जिंदा है। तब इन स्थितियों को समझ करके उन्होंने ये सोचा था कि पूरे भारत की जो आत्मा है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का, जो निबंध आएगा। और निबंध में आपको 3 या 4 निबंध ऑप्शन में दिए जाएंगे, और उनकी जो रूपरेखा है वो भी पेपर में मिलेगी। तो जिस निबंध पे आपकी अच्छी तैयारी हो, उस निबंध को आपको अच्छे सुंदर ढंग से और सजा करके उस निबंध को लिखना है। मुहावरों का, दोहों का, सबका प्रयोग करते हुए। इसके बाद 19वां प्रश्न आपको आएगा एक प्रार्थना पत्र, अथवा में एक पत्र आएगा। 20वां लास्ट प्रश्न आएगा आपका विज्ञापन का। विज्ञापन अथवा में आएगा, उनमें से जो आपको अच्छा लगे, जिस पे अच्छी तैयारी हो, वो आप ज़रूर करना। तो आज का दोस्तों ये था पेपर। आशा करता हूँ कि पेपर को ज़रूर पढ़ें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि बच्चे सभी पढ़ पाएँ और वार्षिक पेपर जो है उसकी तैयारी आसानी से हो जाए। अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो जाओ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।